नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोरम हेल्प डेस्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए CGL फॉर्म भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों इस भर्ती का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो जो है दिनांक 18/8/2025 से शुरू हो गया है और 17/9/2025 तक ये चलेगा। लेकिन दोस्तों 18/8/2025 का इसका ऑनलाइन कर दिया था। इसी बीच में एक नोटिस जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बारे में हम आगे की डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है वो नोटिस जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी। ये जो विज्ञापन दोस्तों दिया गया था हमको, ये 18/8/2025 से इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन होना था। लेकिन इसमें जो फीस का पेमेंट का जो जिक्र किया गया है वो जनरल कैटेगरी के लिए कुछ अलग है, OBC के लिए कुछ अलग है, SC ST के लिए कुछ अलग है। ध्यान किया है, देखो परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है। इस कारण जो है इसका विज्ञापन संख्या जो है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो 18/8/2025 से आमंत्रित करने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से जो है वो स्थगित कर दिया गया है। ये देखो स्थगित किया गया है। क्योंकि इसके जो फीस का जो पेमेंट है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है, कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। दोस्तों फीस के चलते ही ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं। बाकी की जो सभी जानकारी हैं, सभी डिटेल हैं वो यथावत रहेंगी, ऐसा इस नोटिस के माध्यम से हमें पता चला है। तो दोस्तों अपन डिस्कस कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका ऑनलाइन डेट जो है वो नए नोटिस के अकॉर्डिंग आने के बाद ही हम इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है एक अगला वीडियो बना देंगे। इससे पहले हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी दी गई है वो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर दिया गया है। इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो हैं वेतन 7 लेवल 7 के ऊपर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की कोई डिग्री आपके पास है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो पोस्ट दी गई है दोस्तों, यहाँ पर योजना सहायक की दी गई है। योजना सहायक का जो है पोस्ट वो भी लेवल 7 में ज्वाइन करेगा बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कनिष्ठ सांख्यिकी जो है सहायक, उसका एक वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में अंकेक्षण विभाग में, निदेशालय वित्त विभाग में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अंतिम और जो लास्ट पोस्ट है अंकेक्षण सहयोग समितियाँ सहकारिता विभाग के अंतर्गत दी गई हैं। किस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या मान्यता चाहिए वो हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो पोस्ट है इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक ऑफिशियल आपके पास यूनिवर्सिटी की जो डिक्लेयर की हुई डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। आप BSc किए हो सकते हैं, BA किए हो सकते हैं, BCom किए हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी पोस्ट आती है दोस्तों योजना सहायक की। योजना सहायक में भी दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक की। ये जो कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात जरूर है दोस्तों। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको गणित विषय में अथवा आपको जो है अर्थशास्त्र में अथवा आपका जो है वाणिज्य में या फिर आपको जो है सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स जो एक सब्जेक्ट आता है उसमें आप जो है ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो आपका स्नातक का डिग्री है उसमें गणित का एक विषय होना चाहिए, या फिर आपको इकोनॉमिक्स से जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर वाणिज्य मतलब कॉमर्स में होना चाहिए, या सांख्यिकी विषय मतलब आपके स्नातक में एक विषय स्टैटिक होना चाहिए। ऐसा है तो ही आप कनीय सांख्यिकी सहायक के पद के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। सेम अगर बात करें आगे अपन डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C की दोस्तों, तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड C है दोस्तों, इसमें भी जो है मान्यता दी गई है। देखो PGDC, आपके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA, BSc या IT सेक्शन में कोई ना कोई आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कोई चलाया गया कंप्यूटर का कोर्स हो और बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो वो यहाँ पर एक डिग्री आप लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों हम अगला पोस्ट देखते हैं, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग। ये जो है वेतन स्तर लेवल 5 पे ज्वाइन करेगा दोस्तों, लेकिन इसमें भी वही समस्या है दोस्तों, वाणिज्यिक, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित विषय में आपके पास जो है एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आप स्नातक की डिग्री आपके पास रहेगा, ग्रेजुएशन का जो डिग्री आपके पास रहेगा, उसमें आपका एक सब्जेक्ट कॉमर्स का वाणिज्यिक होना चाहिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होना चाहिए, सांख्यिकी स्टैटिक या कोई मैथ में गणित में आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा आपके स्नातक की डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का हम बात करेंगे दोस्तों। ये जो पोस्ट दी गई है, अंकेक्षण सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये वेतन स्तर लेवल 5 पे ज्वाइन करेगा। इसके ऊपर इसमें क्या है दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए आपका स्नातक, और गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें भी आपके पास जो है कोई भी कॉमर्स का विषय या फिर गणित का एक सब्जेक्ट आपके स्नातक में होना ही चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विषयवार जो है आरक्षण वाइज भी यहाँ पर कैटेगरी के वाइज जो आपकी वैकेंसी है वो डिवाइड की गई है दोस्तों। ये जो वैकेंसी आई है टोटल, ये जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 1481 पोस्ट के लिए आई है आपकी। 1481 कुल पोस्ट हैं दोस्तों। 1481 पोस्ट का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है, हम यहाँ विस्तार से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, जो पहले पोस्ट का जो पद का नाम बता रहा था मैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है दोस्तों, ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत आएगा। ये इस डिपार्टमेंट के अंदर इसकी पोस्टिंग होगी। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्तों दी गई है, जनरल की 572 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति की जो हैं वो 102 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति जो है वो 17 पोस्ट हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 101 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये हर एक कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर एक कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट दी गई है। देखिए दोस्तों, ये जो 1064 जो पोस्ट दी गई हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, इसमें से 35% जो है वो महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है, ये जो 1064 पद आपको दिए गए हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, इसमें से 368 जो पोस्ट हैं, ये देखो ये 368 ये महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। ऐसे ही योजना सहायक में है दोस्तों 88 पोस्ट जो दी गई हैं वो योजना सहायक के लिए दी गई हैं, लेकिन इसमें से जो है 30 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसे ही हम आगे चल के बात करेंगे दोस्तों, कनीय सांख्यिकी सहायक। कनीय सांख्यिकी सहायक में जो है 5 पोस्ट दी गई हैं। इसमें महिलाओं के लिए एक भी पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं की गई है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसमें भी आपको एक ही पोस्ट दिया गया है दोस्तों, इसमें भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं दिया गया है। उसके बाद में अंकेक्षण जो विभाग आता है वित्त विभाग के अंतर्गत जो पोस्ट दी गई है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर 125 पोस्ट दी गई है। उसमें से जो दोस्तों 44 जो पोस्ट रहेंगी वो लेडीज़ों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, और उसके बाद जो बची हुई पोस्ट हैं वो पुरुष वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगली बात करते हैं दोस्तों, अंकेक्षण सहयोग समितियाँ। इसके लिए जो पोस्ट आई हैं दोस्तों वो आई हैं 198 पोस्ट। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों 198 पोस्ट हैं। इसमें 198 पोस्ट में जो है 68 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार से इन सभी जो वैकेंसी का योग करते हैं हम, तो अपने पास 1481 पोस्ट आती हैं, और 1481 पोस्ट जो आ रही हैं अपने पास, उसमें से 510 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और जो बची हुई पोस्ट हैं उसके ऊपर पुरुष वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नोट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए, इसमें अपन देख लेते हैं। ये जो जितनी भी आरक्षण की जो बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर 35% जो 35% महिलाओं का आरक्षण है, उसके अलावा जो है दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक आरक्षण दिया गया है। ये जो 30 पोस्ट दी गई है वो दिव्यांगों के लिए हैं। ये जितने भी रिलैक्सेशन हैं जाति वाइज, वो केवल और केवल बिहार राज्य के विद्यार्थियों के लिए ही देय होंगे। बाकी अन्य राज्य के जो विद्यार्थी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट होंगे, और उसको किसी भी प्रकार का आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जो उपरोक्त जितनी भी वैकेंसी दी गई हैं 1481 पोस्ट के ऊपर जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें से सरकार को पूरा अधिकार है, इन पोस्ट को वो कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, ये इसमें दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट एज रिलैक्सेशन का आ जाता है या उम्र का आ जाता है। आपकी जो अभ्यर्थी की जो उम्र की सीमा है उसकी गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी दोस्तों।
उम्र की सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2025 को किस प्रकार से काउंट करेंगे आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित पुरुष जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो 37 वर्ष तक की उनकी मैक्सिमम आयु है। कितने तारीख तक? ये जो ऊपर देखा अपन ने 1/8/2025 तक जो है आपका 37 वर्ष जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी में पुरुष में ओनली। जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं दोस्तों, ये हम बात करेंगे अनारक्षित महिला, मतलब जनरल कास्ट की जो महिला है उसके लिए 40 वर्ष दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 40 वर्ष, मतलब कहने का ये है जनरल कैटेगरी का कोई भी पुरुष विद्यार्थी है तो 37 वर्ष की उसको मैक्सिमम आयु रखी गई है। और महिला कोई अनारक्षित है, जनरल कैटेगरी की कोई महिला है, उसको 40 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, कोई भी दोनों कैटेगरियों के लिए यहाँ पर जो है 40 वर्ष जो है उम्र रखी गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला, यहाँ भी दोनों को सेम ही एक साथ रखा गया है दोस्तों। इनके लिए जो है 42 वर्ष रखे गए, 2 वर्ष जो है यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं इनके लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जो भी डिसेबल विद्यार्थी है उसके लिए ये जो 37 जो उम्र रखी गई है 37 वर्ष, इसमें 10 साल और ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब उनको 47 साल 47 ईयर तक भी वो अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। आपकी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार ही आपके सारे नाम, पते, माता पिता का नाम और जन्म तारीख का मिलान किया जाएगा। जैसे आपकी 10वीं की अंक तालिका है, सेम टू सेम फॉर्म भरने के टाइम पे 4 बार क्रॉस चेक करके देखिए ताकि आगे गलती करने का मौका अपने को ना मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन एग्जाम पैटर्न की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परीक्षा की प्रकृति कैसी रहेगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके पास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस और दिया गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली 2010 के आलोक में 40 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही परीक्षा आरंभ की जाएगी। मतलब मिनिमम डिपार्टमेंट के पास 40 फॉर्म आने चाहिए तभी वो एग्जाम लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। और सामान्य सी बात है दोस्तों, 40 फॉर्म तो आजकल वैसे कॉमन एक ही दिन में 10 मिनट में भरे जाते हैं। आपकी जो परीक्षा है दोस्तों, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो विभिन्न चरणों में परीक्षा जो आयोजित की जाने की स्थिति भी पैदा हो सकती है डिपार्टमेंट के पास। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर दोस्तों यह है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना बराबर संख्या के अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपकी जो वैकेंसी है 1481, उसके 5 गुना विद्यार्थी यहाँ पर पास किए जाएंगे। 7405 लड़के मेंस एग्जाम में बैठने के लिए यहाँ डिपार्टमेंट पास करेगा। जो मुख्य परीक्षा है इसके लिए विभाग जो है वो अलग से एक नोटिस जारी करेगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा, उसमें आपको सारा कुछ जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। दूसरी बात हम दोस्तों यहाँ पर ये करेंगे, प्रारंभिक जो परीक्षा होगी आपकी, प्री जो एग्ज़ाम होगी आपकी, वो एक जो उसका प्री का पेपर है, सिलेबस हम यह बात करेंगे। आपको कै भाग में मिलेगा? सामान्य अध्ययन मिलेगा दोस्तों, उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित आपके आएगा दोस्तों, और उसके बाद में मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग जिसको बोलते हैं, लॉजिक, मेंटल एबिलिटी, वो आपके यहाँ पर होंगे दोस्तों। पेपर का पैटर्न कैसा होगा दोस्तों? एक बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे आपके पास। कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 150 होने वाली है। हर प्रश्न के लिए आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात और दी गई, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कहने का मतलब 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी आपके लिए की गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम, आपकी जो परीक्षा की अवधि है लगभग 2 घंटा 15 मिनट की होने वाली है। 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या होगी 150। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। कहने का मतलब आप जो मेंस होगा उसमें 2 पेपर की होंगे दोस्तों। जो पहला पेपर होगा आपका, उसमें अगर आप 30% से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ही आपका मेंस का दूसरा पेपर जांच किया जाएगा। कहने का मतलब मान लो आपके पेपर ए और पेपर बी 2 लिए जा रहे हैं। पेपर ए में अगर आपके 30% से नंबर कम है तो आपका पेपर बी चेक नहीं किया जाएगा। आपको पेपर ए को भी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% अंक लाने होंगे, तभी आपका पेपर बी भी चेक किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा दोस्तों। और मुख्य पत्र जो है इसमें निम्न विषय शामिल होंगे। वही सामान्य अध्ययन होगा दोस्तों, उसके बाद में अपना सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, उसके बाद में मानसिक क्षमता जाँच, जो रीजनिंग जो है दोस्तों वो शामिल किया गया है मेन्स में भी।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम इसी शुल्क की बात करें थे, परीक्षा शुल्क, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी नोटिस डाला है। लेकिन अभी इसके बारे में आपको मैंने अभी नोटिस दिखाया है, वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये जो नोटिस दिया गया है आपको, परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है, इस कारणवश विज्ञापन संख्या ये जो है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो 18/8/25 से आमंत्रित करने की प्रक्रिया थी, उसको तत्काल प्रभाव से जो है यहाँ पर दोस्तों स्थगित किया गया है। देखो, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट दी गई है। 18 तारीख से फॉर्म चालू होने थे, जो कि अभी नहीं हुए हैं। फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17/9 दोस्तों 2025 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025 यहाँ पर दी गई है। भले ही फॉर्म भरने की ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि थोड़ा लेट प्रारंभ हो, लेकिन आप अंतिम दिनांक यही मान करके चलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता जो है क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ मैं दोस्तों। देखिए, आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र जो है 10वीं की अंक तालिका जो आपके पास होनी चाहिए। स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, कहने का मतलब आपके पास 10वीं का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बाकी की 2 पोस्ट को छोड़ करके अन्य पोस्टों पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है एक PGDCA है, जो कंप्यूटर डिप्लोमा जो है आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है किस पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, किस पोस्ट के लिए आपको जो है PGDCA कोर्स चाहिए। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास अगर डिसेबल है तो दिव्यांग का आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, छूट ले रहे हैं, तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा में जो छूट दी जा रही है उसका आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों।